साथियों, इस वीडियो का विषय है अंग्रेजी आसानी से कैसे सीखें। मैं हिंदी स्कूलों का पढ़ा हुआ हूं। मैंने इंग्लैंड से पीएचडी की है। मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फेलोशिप दी थी जिसमें वहाँ रहने का और मेंटेनेंस का और ट्यूशन फीस वगैरह सब शामिल थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा कि एक बड़ी थीसिस लिखनी है, ग्रंथ पूरा लिखना है, तो हमारी अंग्रेजी लगता सही नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो हमारी कार्डिफ यूनिवर्सिटी थी, वहां पर एक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स हुआ। उसका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया तो मुझे भी पता चला, तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन किया जाए। तो हमने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी कि भाई मुझे इसका ज्वाइन करने दिया जाए। तो क्योंकि सारी फीस वगैरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही देनी थी, तो उन्होंने खर्च से परमिशन दे दी कि आप कीजिए। तो वहां पहले मेरा एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ। तो एंट्रेंस टेस्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी अंग्रेजी ठीक है एंड यू डोंट नीड टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो हमने लेकिन इंसिस्ट किया कि हमने कहा नहीं, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, तो हमें ये कोर्स जो है ज्वाइन करना है। मेरे ज्यादा कहने पे उन्होंने मुझे कोर्स में एडमिट कर लिया। तो जब एडमिट कर लिया तो मैं एक हफ्ते 2 हफ्ते गया उस कोर्स में। फिर मुझे महसूस हुआ कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम देयर, माई इंग्लिश इज बेटर देन व्हाट दे आर टीचिंग हियर। तो ये तो बहुत ही एलिमेंट्री टाइप की बातें कर रहे हैं, तो मेरी इंग्लिश परफेक्ट है। तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो फिर हमारे सुपरवाइजर थे, मैंने देखा कि वो कैसे अंग्रेजी लिखते हैं, और भारत में भी मैंने अंग्रेजी सीखी थी, अपने पिताजी से सीखी थी और अपनी मेहनत से सीखी थी। तो आज आपको ये बताना है कि अंग्रेजी आप भी सीख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अंग्रेजी सीख के करेंगे क्या। आपको अगर अच्छी अंग्रेजी लिखना आता है, एक बात आपको और बता दें, यहां सिर्फ बात लिखने की हो रही है, यहां वोकेबलरी की नहीं हो रही है। ऐसे आपको 25 लोग मिलेंगे जो कि अंग्रेजी गिटपिटा लेते हैं, लेकिन एक अच्छी अंग्रेजी लिखना वो कम लोग कर पाते हैं। किसी से कह दो कि आप इस बात को लिख के दे दो, तो वो पता चला कि वो फिर लौट के नहीं आएंगे। तो अच्छी अंग्रेजी लिखने के कई फायदे हैं। एक तो जो लोग एग्जाम वगैरह में बैठ रहे हैं उसके फायदे हैं, और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत फायदे हैं। अब जैसे मैं कहीं किसी सिलेक्शन कमेटी वगैरह में होता था या किसी भी मीटिंग में होता था, तो बाद में मुझसे कह दिया जाता था कि जरा इसके मिनट्स आप लिखवा दें, क्योंकि अच्छी अंग्रेजी सब लोग नहीं लिख पाते। अच्छा, अच्छी अंग्रेजी आपको सीखना क्या है? आपको बड़ी डिफिकल्ट अंग्रेजी नहीं सीखनी, आपको फ्लावरी अंग्रेजी नहीं सीखनी, आपको ऐसी अंग्रेजी नहीं सीखनी जिसमें बड़ा आपका पांडित्य प्रदर्शन हो कि आप बड़े भारी लर्नेड मैन हैं। आपको सीखना यह है कि सिंपल इंग्लिश क्या है। सिंपल इंग्लिश जो साधारण से साधारण आदमी आसानी से समझ सके, वो सीखना है। और वो भी इंग्लिश राइटिंग सीखना है। वंस अगेन मेकिंग इट वेरी क्लियर। तो सिंपल इंग्लिश होती क्या है, पहली चीज तो ये आपको बता दें। सिंपल इंग्लिश वो है जो दूसरा आदमी आसानी से समझ सके, और वो सीखने का भी वही सीख सकता है जो कि जिसमें एक विल हो, जिसमें इच्छा शक्ति हो, जो समझ सके कि साहब आई कैन डू ना। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जो मेहनत करने को तैयार हो। मेरे पास तमाम लोग ऐसे मिले जो कि अंग्रेजी जिन्हें नहीं आती थी या ठीक से नहीं आती थी लिखना, मैं बात कर रहा हूं लिखने की, और वो धीरे धीरे लिखने लगे। तो एक तो ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि सिंपल इंग्लिश सीखनी है। अच्छा, अंग्रेजी जो है
मदर टंग अंग्रेजों की है, ऑस्ट्रेलियंस की है और तमाम लोगों की है, न्यूजीलैंड के लोगों की है वगैरह वगैरह। लेकिन सिंपल इंग्लिश इज नोबडीज मदर टंग। You can learn simple English by simply practicing, by simply hard work. तो इसके कुछ गुण हैं, जो उसके गुण हैं उसमें पहला ये है, छोटे सेंटेंस लिखें। छोटे सेंटेंस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक छोटा सा सेंटेंस है, वो है माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी 5 वर्ड का सेंटेंस है, तुरंत अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये 6 वर्ड का सेंटेंस है, तुरंत अट्रैक्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ना, ये भी जो है 1 2 3 4 5 वर्ड का सेंटेंस है। तो छोटे सेंटेंस लिखें। बड़े सेंटेंस लिखने से वो डिफिकल्ट हो जाता, दूसरा आदमी समझ नहीं पाता लंबे सेंटेंस से। तो दूसरी चीज ये है कि वर्ड काउंट पे ध्यान रखें। आपको मैं बता दूं, अगर आप 1 महीने जम के प्रैक्टिस करें इस पे, तो आपको अंग्रेजी लिखना, सिंपल इंग्लिश लिखना आ जाएगा। वही आपको सीखना है। 1 महीने पर डे, एवरी डे, बगैर किसी नागा के आप अगर करें तो आपको सिंपल इंग्लिश लिखना आ जाएगा। मतलब मुझे आ गया तो आप लोगों को भी आ जाएगा। तो इसकी कुछ खास बातें, वर्ड काउंट पे मैं दोबारा फिर आऊंगा। इसकी कुछ खास बातें हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिखें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये है, द स्टैचू मेड ऑफ मार्बल was bought from Jaipur. The statue that is made of marble was bought from Jaipur. ये 11 वर्ड का सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको जब आप सिंपल सेंटेंस कर देते हैं तो हो जाता है, द मार्बल स्टैचू वाज बॉट फ्रॉम जयपुर, यानी ये जो संगमरमर की मूर्ति है इसको जयपुर से खरीदा गया था। तो एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो गए सिंपल सेंटेंस में, और वो कॉम्प्लेक्सिटी भी खत्म हो गई। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आवर पिटी। ये 7 वर्ड का सेंटेंस है, 7 वर्ड्स का। दोज हु आर हेल्पलेस, यानी जो लोग असहाय हैं वो हमारी दयालुता के पात्र हैं। इसको अगर आप सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे तो होता है, द हेल्पलेस डिजर्व आवर पिटी। ये 5 वर्ड का सेंटेंस हो गया। द हेल्पलेस डिजर्व आवर पिटी, यानी कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो हमारी दयालुता के पात्र हैं। तो वर्ड काउंट पे जरूर ध्यान रखिए। शुरू में आपको 1 महीने तक वर्ड काउंट पे बहुत ध्यान रखना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिखिए। दूसरा, हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखिए। एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस में कभी ना लिखें। अच्छा, आपको बताएं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना, पैसिव वॉइस में लिखना, उसमें गलती भी बहुत होती है। अगर आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो गलतियां भी कम होंगी। आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखेंगे, तो उसमें गलतियां भी ज्यादा नहीं होंगी। तो एक्टिव वॉइस में लिखें। अब जैसे पहले तो बता दें एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या है। जैसे मैं कहूं कि दिस वीडियो इज बीइंग मेड बाय मी, ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया। और एक्टिव वॉइस है कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस में ना लिखें। इसके बाद आपको बताएं, एक रूडोल्फ फ्लेश हुआ, वो विदेश से आया अमेरिका में, और उसने अंग्रेजी में के बारे में 4 किताबें लिखी। उस 4 में से 2 मेरे पास हैं भी। उसने लिखा व्हाई जॉनी कांट रीड, मतलब वो जॉनी जो है पढ़ क्यों नहीं पाता अंग्रेजी, क्योंकि वो सरल अंग्रेजी नहीं लिखी होती, सिंपल इंग्लिश नहीं लिखी होती, जो कि आपको मैं बता रहा हूं, सीखने के लिए कह रहा हूं। द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग, द आर्ट ऑफ रीडेबल राइटिंग, आर्ट ऑफ प्लेन टॉक।
तो आपको एक बात और बता दें कि विंस्टन चर्चिल जो था, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ही वॉज प्राइमरली ए जर्नलिस्ट, ही वॉज प्राइमरली एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। उसको जो नोबेल प्राइज मिला वो उसकी राइटिंग पर मिला है। तो उसने कई खंडों में लिखा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल्स। तो जब वो जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना तो उसका ध्यान गया कि अंग्रेजी को सरल कैसे किया जाए, यानी जो सिंपल इंग्लिश की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो, ये अंग्रेजी को सरल कैसे किया जाए। तो उसने कैबिनेट कमेटी बनाई जिसमें कि क्या बोलते हैं, ये तय किया गया कि अंग्रेजी को सरल कैसे किया जाए। तो खैर मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जाता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि लोगों ने इस पे काम किया है और तब इंग्लिश सरल हुई है, सरल कैसे सीखा जाए। तो रुडोल्फ फ्लेच ने कहा, एक फार्मूला दिया, उसने कहा कि जो सेंटेंस लेंथ जो है उसकी वर्ड काउंट, एवरेज वर्ड काउंट। आपको उसके पहले मैं एक डिफिकल्ट सेंटेंस सुना दूं और उसको सरल इंग्लिश में कहें। आप डिफिकल्ट इंग्लिश को ट्रांसलेट करें सिंपल इंग्लिश में। जैसे डिफिकल्ट सेंटेंस है, हमारे यहाँ MRTP एक्ट 1969 है, तो वो कहता है इसके सेक्शन 53(1) में, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, every person who at the time of offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. ये 65 वर्ड का सेंटेंस है, 65 शब्दों का सेंटेंस है। और कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, जब आप खत्म करेंगे तो भूल जाएंगे कि शुरू कहां से हुआ था। अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये है, इफ ए कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस, द कंपनी एंड ऑल दोज इन चार्ज शैल बी लायबल एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये 20 वर्ड का सेंटेंस है और ये समझ में आता है। थोड़ा सा ये भी सेंटेंस लंबा है तो, लेकिन फिर भी ये 20 वर्ड का, ये समझ में आता है। आप महात्मा गांधी की राइटिंग देखिए, कितने छोटे छोटे सेंटेंस हैं। महात्मा गांधी की जो राइटिंग है, उनकी आत्मकथा देख लीजिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं और वो तुरंत आपको अट्रैक्ट करते हैं, तुरंत समझ में आते हैं। आपको एक गुलजार ने एक लेख लिखा प्रेमचंद की राइटिंग पर। गुलजार जो हैं जाने माने गीतकार हैं, फिल्मों में उनके तमाम गीत आते हैं। तो उन्होंने जो लिखा, इसके पहले मैं आपको बता दूं रुडोल्फ फ्लेच का फार्मूला क्या था, फिर गुलजार की बात करता हूं। रुडोल्फ फ्लेच का फार्मूला था कि अगर 8 वर्ड या इससे कम है, 8 वर्ड या इससे कम है एक सेंटेंस में, तो वो आसान सेंटेंस कहा जाएगा, आसानी से समझ में आ सकता है। अगर 11 वर्ड या इससे कम है तो भी आसान है, लेकिन 8 वर्ड या उससे कम है तो बहुत आसान है। आप बच्चों की किताबों में देखेंगे जो शुरू में होते हैं, वो बहुत ही 3 वर्ड का सेंटेंस होता है, 5 वर्ड का सेंटेंस होता है। तो 11 वर्ड तक जो है इजी है। फिर इसके बाद 14 वर्ड्स तक के जो सेंटेंस हैं वो फेयरली इजी है। ये सब मैं चार्ट मेरे बगल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है वो 17 वर्ड्स का रुडोल्फ फ्लेच के हिसाब से, और फेयरली डिफिकल्ट यानी 21 वर्ड्स या इससे ज्यादा के जो सेंटेंस हैं वो फेयरली डिफिकल्ट हैं, और 25 वर्ड या इससे ज्यादा के सेंटेंस हैं तो वो डिफिकल्ट हैं, कठिन हैं, उनको समझ पाना कठिन है। और जो 25+ वर्ड के हैं वो वेरी डिफिकल्ट हैं। तो ये जो आपको हमने अभी सेंटेंस सुनाया था 65 वर्ड्स का था MRTP एक्ट का, तो इसलिए उसको समझ पाना मुश्किल था। और जब इसको सेंटेंस लेंथ कम कर देते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाता है।
जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देते हैं, जब एक्टिव वॉइस में कर देते हैं, तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। तो हमें अंग्रेजी वो सीखनी जो दूसरे लोग समझ सकें, हमें अंग्रेजी वो नहीं सीखनी जो सिर्फ हम ही समझ सकें। तो ये जो है, आपको मैं गुलजार के बारे में बता रहा था। गुलजार ने मुंशी प्रेमचंद पर एक लेख लिखा, और उसका देखिए कितने छोटे छोटे उसने सेंटेंस लिखे। उसने लिखा, आई फर्स्ट रेड मुंशी प्रेमचंद व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैंने पहली बार मुंशी प्रेमचंद को तब पढ़ा था जब मैं स्कूल में था। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का सेंटेंस है। फिर उनका नेक्स्ट सेंटेंस ये है, हिज राइटिंग्स अट्रैक्टेड मी एंड हिज कैरेक्टर्स सीम्ड फेमिलियर। उनकी जो लेखन था उसने मुझे आकर्षित किया, और उनके जो कैरेक्टर्स थे, जो पात्र थे, वो मुझे फेमिलियर लगे, अपने घर के जैसे लगे, जिनकी जान पहचान मेरी है। At times I used to become very emotional while going through his stories. मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता था उनकी स्टोरीज को पढ़ के, उनकी कहानियों को पढ़ के। His short story हाजे अकबर was in our school curriculum. उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी हाजे अकबर, वो हमारे स्कूल के कोर्स में थी। He used to weep. We used to weep a lot while reading it. जब हम लोग उसको पढ़ते थे तो रोना आ जाता था। Once my father read out the story to my mother. एक बार मेरे पिताजी ने वही कहानी अपनी माँ को सुनाई। Father was wiping his tears. पिताजी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। And mother had hidden her face with her दुपट्टा and was also weeping. और मेरी माँ ने अपना जो चेहरा है वो अब दुपट्टे से छुपा लिया, और वो भी रोने लगी। तो इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। और इसकी जो एवरेज सेंटेंस लेंथ है, एवरेज मतलब औसत की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स की, वो है 11 वर्ड। यानी 11 वर्ड का औसत है। कोई सेंटेंस 11 वर्ड से कम का होगा, कोई ज्यादा का होगा, लेकिन जो एवरेज सेंटेंस लेंथ आ रही है वो 11 वर्ड का है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करें, रोज, देखिए प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ नहीं होता, अभ्यास के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आप रोज लिखने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि आपका सेंटेंस, देखिए इसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड सेंटेंस 17, जो अभी हमने रूडोल्फ फ्लेश का फार्मूला दिया। तो अगर आप कोशिश करें कि आपका के कलम से 15 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस ना निकले। अगर 15 वर्ड से ज्यादा का निकलता है तो उसको सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दें, कुछ भी करें। तो 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके कलम से 18-20 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस निकलेगा ही नहीं। मैं ये बातें अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जिसका मैंने अनुभव न किया हो। आज मैं अगर लिखता हूं और अगर 18 वर्ड से ज्यादा का कोई सेंटेंस होता तो मेरी कलम रुकने लगती, मुझे लगता कुछ गड़बड़ हो रहा। तो ये आपको भी महसूस होने लगेगा। और जब आप छोटे सेंटेंस लिखेंगे तो गलतियां कम होंगी, और गलतियां नहीं होंगी, और मतलब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, वो आसानी से दूसरे के समझ में आ जाएगा। तो और हमेशा जो है, जैसा मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिखें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को 2 हिस्सों में तोड़ दें या 1 में कर दें, और एक्टिव वॉइस में लिखें। और उससे ज्यादा जरूरी चीज है रीराइटिंग। आप कुछ भी लिखें उसका पुनर्लेखन जरूर करें। होता क्या है, नॉर्मली मैंने देखा है 99% लोगों को, अगर उन्होंने एक बार एक ड्राफ्ट लिख दिया तो उसको खुद भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इतना खराब होता है उनको पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। अगर वो सुंदर हो तो वो उसको दोबारा पढ़ें। तो आप जितने बार उसको रिराइट करेंगे उतने बार उसमें पॉलिश होती जाएगी। जैसे ब्रश को से जूते को जब रगड़ा जाता, पॉलिश की जाती, तो जितने बार रगड़ते हैं उसमें चमक आती जाती है।
तो वैसे ही राइटिंग का है कि आप जितने बार जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, जितने बार उसको पुनर्लेखन करेंगे, रिराइटिंग करेंगे, और मेरा तो अपना उसमें चमक आती जाएगी, वो बढ़िया होती जाएगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी, उसके सेंटेंसेस शार्ट होते जाएंगे। आपको बता दें, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है कि रिराइटिंग मेक्स ए मैन, इफ समबडी डजंट रिराइट ही कांट राइट एट ऑल। अगर आप रिराइट नहीं करते हैं तो आप फिर लेखन सीख नहीं सकते। एक बड़ा मशहूर नावल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, उसका नाम है ओल्ड मैन एट द सी। वो ओल्ड मैन एट द सी जो है उसने 39 टाइम्स रिराइट किया। ये तब की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर नहीं था, आज तो कंप्यूटर में तमाम चीजें आसान हो गई। 39 टाइम्स रिराइट किया, और बहुत छोटा सा नावल है, बहुत, मेरा ख्याल उसके 100 पेजेस भी शायद नहीं है, या अप्रॉक्सीमेटली 100 होंगे। उस पर उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो रिराइटिंग इज वेरी एसेंशियल। और एक मुगले आजम का बहुत मशहूर गाना है कि प्यार किया तो डरना क्या। तो नौशाद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि मैंने इस पे यूट्यूब पे कहीं देखा था। उसने कहा था साहिर लुधियानवी ने वो गाना जो है प्यार किया तो डरना क्या 105 बार लिखा, 105 बार रिराइट किया। तो रिराइट करना यानी पुनर्लेखन करना बहुत ही जरूरी है। जब लियो टॉल्स्टॉय मरा तो उसकी एक कहानी का जो पुनर्लेखन इतने बार किया गया था, एक बॉक्स भर के पूरे पेपर्स निकले। क्योंकि आपके पास जो आता है, जैसे प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप ले लीजिए, तो वो आपके पास जो आता है वो फाइनल प्रोडक्ट आता है। आपको पता नहीं कि मुंशी प्रेमचंद ने उसको कितने बार रिराइट किया। आपको और बता दें कि मुंशी प्रेमचंद की आप कोई भी कहानी ले लें और उस कहानी के अगर आप वर्ड काउंट कर लें, नंबर ऑफ वर्ड्स हर एक पेज का, और उसके सेंटेंस लेंथ काउंट कर लें, उसका एवरेज पर सेंटेंस निकाल लें कि नंबर ऑफ वर्ड्स क्या थे, तो आपको लगेगा कि 20-22 वर्ड से ज्यादा का एवरेज सेंटेंस नहीं उनका है, बल्कि हो सकता है कम ही निकले आपको। ये सब एक्सरसाइजेज मैं कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको सीखना है छोटे सेंटेंस लिखना, जहां तक हो सके जितना छोटे सेंटेंस हो सके वो अच्छा। एवरेज सेंटेंस लेंथ 15, 16, 17, 18 वर्ड से ज्यादा की ना हो। और सिंपल इंग्लिश सीखना है। कॉम्प्लिकेटेड, आपको हाई फाई जो दूसरे के समझ में ना आए वो नहीं सीखना। अच्छा, इसके बाद आप बताएं, जो वर्ड पावर है, आप जान लीजिए कि आपके पास जो वर्ड पावर है उसी से काम चल जाएगा सिंपल इंग्लिश में। थोड़ा सा वर्ड की आपको और जरूरत पड़ेगी, वरना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अंग्रेजी की डिक्शनरी खरीद लें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीद लें या कोई भी चैम्बर्स की खरीद लें, और एक कॉपी बना लें। अगर कोई वर्ड आप पढ़ रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका मीनिंग लिख लें और उसको जो है हर हफ्ते एक बार रिवाइज करें। 1 महीने तक ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपकी तमाम वोकेबलरी जो है बढ़ जाएगी, तमाम वर्ड आपको और आ जाएंगे। अच्छा, बड़े छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे कि एक वर्ड है लुक, तो इसी वर्ड से आपको 5 वर्ड और मालूम हो जाएंगे। जब आप लुक की मीनिंग देखेंगे उसमें डिक्शनरी में, तो आपको पता चलेगा आई एम लुकिंग फॉर दिस, यानी मैं इस चीज को ढूंढ रहा हूं। यू आर लुकिंग अप टू मी फॉर लर्निंग इंग्लिश, आप जो है हमारी ओर देख रहे हैं इसलिए कि आप अंग्रेजी सीख सकें। आई एम लुकिंग इन टू दिस मैटर, मतलब मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। इस तरह से एक वर्ड से आपको 4 और वर्ड मालूम हो गए। सिंपली आपको प्रीपोजिशन कुछ लगाने हुए, फॉर, इन, ये सब जो है प्रीपोजिशन लगे, तो एक वर्ड से आपको 4 वर्ड और मालूम पड़ गए। तो इस तरह से जब आप करेंगे और 1 महीने करेंगे, तो मैं
और अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी, देखिए बगैर इच्छा शक्ति के तो जीवन में कुछ होता नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगी। और आपको जो सीखना है वो सिंपल इंग्लिश सीखना है, आपको बहुत बम्बास्टिक इंग्लिश नहीं सीखना है, डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं सीखना है। और आप ये जान लीजिए कि प्रैक्टिस से ही आदमी सीखता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे एक डांसर होता है ना, तो डांसर जो है उसका डांस का शो जो है, हो सकता है परफॉर्मेंस, पब्लिक परफॉर्मेंस कभी महीने में एक बार हो या हफ्ते में एक बार हो, लेकिन वो घर पर रियाज रोज करता है या करती है। जो म्यूजिशियन होता है, जो मतलब जैसे गाना गाने वाला जो होता है, वो घर पे रियाज रोज करता है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हफ्ते में एक बार हो या महीने में एक बार हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोज लिखें। अच्छा, लिख करके किसी को अगर देखने वाला कोई मिल जाए, कोई आपके जान पहचान का है जिसकी अंग्रेजी आपसे थोड़ी सी अच्छी है, तो उसको दिखा लें कई बार रिराइट करके। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ड्राफ्ट ही दिखा दिया, तो उसको दिखा लें और वो आपको कुछ सजेशन हो सकता दे दे। अगर आपके पास कोई नहीं है तो उसको चुपचाप अपने पास रख लें और एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो आपको खुद ही उसमें तमाम गलतियां नजर आने लगेंगी। बड़े बड़े लेखक यही करते हैं। और मैं एक चीज देख लूं कि रोज लिखें, एक महीने तक रोज लिखें। आप अखबार पढ़ लें, उसकी कोई खबर हो आप उसको अपने शब्दों में दोबारा लिखें, या कोई भी टॉपिक हो आप ले लें और रोज लिखें। अगर आप रोज नहीं लिखते तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, तमाम एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। आपको जैसे सेंटेंस लेंथ को वर्ड कम करने हैं ना, तो जैसे एम्प्टी वर्ड ये होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल वेर देयर। इसकी जगह आप जो सिंपल वर्ड है वो है मेनी। मेनी पीपुल वेर देयर, मेनी पर्सन्स वेर देयर। ए नंबर ऑफ आइटम्स वेर देयर, इसकी जगह आप कर सकते हैं सेवरल आइटम्स वेर देयर। एट सम फ्यूचर टाइम आई विल डू दिस, तो एट सम फ्यूचर टाइम की जगह आप लिख सकते हैं लेटर आई विल डू दिस। तो इस तरह के कई चीजें आप जब आप सेंटेंस लेंथ उसकी कम करने लगेंगे तो कई चीजों पे आपका ध्यान जाएगा, जहां पर कुछ फालतू के वर्ड्स आपको जैसे 2-3 वर्ड का है वो आप एक वर्ड में कंप्लीट कर देंगे। मेरे पास तो काफी लंबी लिस्ट है, तो उतना पढ़ना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने कहीं लिखा कि 50% ऑफ दिस, तो 50% जो है 3 वर्ड हो गए। आपने लिखा हाफ ऑफ दिस, तो एक ही वर्ड में काम चल गया। तो इस तरह जो है आप नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और एवरेज सेंटेंस लेंथ आपका जो है किसी भी हालत में आप 15 ट्राई कीजिए, तो 18, 19, 20 में आपका जो है, अगर आप एक महीने ट्राई करेंगे तो 18, 19, 20 के अंदर आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आपके फिर कलम से निकलेंगे ही नहीं। तो साथियों, मेहनत करें, बगैर मेहनत के कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप एक महीने तक ये करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी अंग्रेजी, यानी आपकी सिंपल अंग्रेजी, सिंपल इंग्लिश, और वो भी लिखने वाली, वो बेहतर हो जाएगी। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।